Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Biology with Ansh and I am Ansh Sharma. Today we're going to continue with the chapter Life Processes of Class 10th Biology. In the last lecture we covered nutrition वाला portion. So अब second portion जो start होता है life process में, that is respiration. तो respiration की मैं बात करूँ तो respiration is not a single process. Respiration में there are sequences of 3 events. Alright. सबसे पहली बात आती है ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग प्लस एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज। तीसरी बात आती है एटीपी का फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो रेस्पिरेशन को मैं 3 मेजर इवेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला ब्रीदिंग, फिर ग्लूकोज का एसिमिलेशन और फिर एटीपी फॉर्मेशन। सो अब तीनों की बात करते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। पहली बात तो ये, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, इनहेलिंग प्लस एक्सेलिंग। इनहेलिंग प्लस एक्सेलिंग इज ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग जो हमारे न्यूट्रिशन से बन के डाइजेस्टेड बायोमोलिक्यूल्स आते हैं उनको यूज करना सेल्यूलर एक्टिविटीज में। सो ग्लूकोज का एसिमिलेशन होता है, उससे एनर्जी निकलती है ना। ग्लूकोज के एसिमिलेशन से एनर्जी निकलती है, उसको उसी एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं इन एटीपी फॉर्मेशन। ऑलराइट, अब ना हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो मैं बात करूं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, मतलब कि ऑक्सीजन है ऑर्गेनिज्म के पास कि नहीं है। 2 में डिवाइड होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड या ऑक्सीजन यूज होती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड या ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो निकलेगी। अब जो एनर्जी निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनर्जी इज हायर, ज्यादा एनर्जी निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेचुरली, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, है ना। तीसरी बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। दूसरी बात करूं मैं एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं, एंड देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट सेल्स, जिससे ब्रेड बेकिंग एंड ब्रूइंग होती है, यीस्ट सेल। और दूसरा मसल सेल्स, हमारे ही मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हमने एरोबिक एंड एनारोबिक को तो डिवाइड कर दिया। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पैथवेज का। पैथवेज वर्ड का मीनिंग ये होता है कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हम अब रेस्पिरेटरी पैथवेज करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम रेस्पिरेटरी पैथवेज की बात करते हैं। सारे पैथवेज ना स्टार्टिंग से तो सेम होते हैं, मतलब कि पहला जो प्रोसेस है दैट इज सेम, वो होता है एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड और एनर्जी का रिलीज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। एक्चुअली तो ये 10 स्टेप का रिएक्शन है, बट एनसीईआरटी में 10th के अगर हम लेवल की बात करें सो इट इज ओनली 1 लेवल का। हमने बस इतना बता दिया कि ग्लूकोज से बना पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। उसका नोट डाउन करते हैं पूरा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इज 6 कार्बन। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है C6H12O6, 6 कार्बन है। ग्लूकोज है एक मॉलिक्यूल, उसका साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस टूटा इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ऑलराइट, अब पायरुविक या फिर पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन, मतलब कि
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ग्लाइकोलिसिस। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉमन उन सब में। सब मतलब जिसका भी होगा ना रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन प्रेजेंट या ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट। तो मतलब कि एरोबिक एंड एनारोबिक की ही दोबारा बात आती है। एरोबिक होता है इन सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने पहले बात करी थी, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। ये सब बना। अब आती है बात ऑक्सीजन अनअवेलेबिलिटी की। तो इसमें भी 2 केस आते हैं। सबसे पहला आता है यीस्ट सेल में, दूसरा बात आता है मसल सेल में। मसल सेल, तो यीस्ट में क्या होता है, बनता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब इथेनॉल इज ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इथेनॉल का बनेगा 1 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल। तो यीस्ट का ही हम जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, इसको ब्रूइंग कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बात आती है मसल सेल की। मसल सेल में बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के साथ बनता है वाटर और उससे बनता है एनर्जी। ऑलराइट, अब इसी ही लैक्टिक एसिड का ना बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एक्यूमुलेशन एंड मसल फाइबर्स वगैरह में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैम्प्स। आप बहुत भागो वगैरह, कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत देर तक करने के बाद ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मतलब इनहेल ऑक्सीजन वगैरह, तो जगह में ना दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर या हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, दैट इज क्रैम्प्स। अब क्रैम्प्स को हटाने के लिए मसाजिंग कर सकते हैं या फिर हॉट वाटर बाथ इज रिक्वायर्ड, है ना। लैक्टिक एसिड का बात करते हैं। लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब इसका एक ही बनेगा क्योंकि इधर भी पायरुवेट था, तो 2 लैक्टिक एसिड बनेगा 1 पायरुविक से, सॉरी 2 पायरुविक से 2 लैक्टिक एसिड बनेगा, मतलब कि 1 पायरुविक से 1 लैक्टिक एसिड का ही मॉलिक्यूल बनेगा। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी पैथवेज। अब हमने एक बात नोटिस करी है, इधर भी एनर्जी रिलीज हुई है, इधर भी एनर्जी रिलीज हुई है, इधर भी एनर्जी रिलीज हुई है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएशन में जो हमने किया था, तो उसमें हमने एक चीज नोट करी थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ना एनर्जी ज्यादा निकलती है एनारोबिक के कंपैरिजन में। तो अब यही एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी एंड ये एनर्जी का हम यूज करेंगे फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब कि एटीपी फॉर्मेशन। अब उसको देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। 9th में पढ़ा था एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी का ये मतलब है कि एटीपी का जो बॉन्ड होता है ना, एटीपी है, एटीपी को तोड़ते हैं हम इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू रिलीज एनर्जी। ऑलराइट, एंड दैट एनर्जी इज 30.5 किलो जूल पर मोल। मतलब हर मोल एटीपी का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 30.5 किलो जूल की एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो गया। एटीपी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी निकली है ना ग्लूकोज के एसिमिलेशन से, उसी को यूज करते हैं और उसी से हम एटीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया मेरे पास
एडिनोसिन मॉलिक्यूल, ये दो फॉस्फेट उससे लिंक्ड है ना। सो दिस इज ADP, ये है ADP। इसके साथ एडिशन हुआ टर्मिनल फॉस्फेट, ये हो गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट है ये। रिएक्शन हुई, एनर्जी लगा, एनर्जी लगा तो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी लगती है, यूज होती है। ये बन गया A और 3P, दैट इज ATP। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया, तो दैट इज ATP का फॉर्मेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप रेस्पिरेशन में जो होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऑलराइट, अब प्लांट्स में मैं रेस्पिरेशन का बात करूं तो मैकेनिज्म है सेम, मैकेनिज्म आफ्टर ब्रीदिंग इज सेम। मतलब कि ATP फॉर्मेशन प्लांट्स में भी होगा, ATP फॉर्मेशन एनिमल्स में भी होगा, ग्लूकोज का भी एसिमिलेशन होगा, दैट इज ऑल कॉमन। हमारा कंसर्न इधर है रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, दैट इज ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारा अभी मेन काम है, ठीक है। तो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्सॉर्ब करता है, दैट इज दी स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटा का काम होता है ऐसे होता है स्टोमेटा, ये सेल्स उसके चारों तरफ, है ना। अब प्लांट्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। द गैसियस एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन concentration gradient। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होगा अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर कम है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ऑलराइट, अब एक चीज नोट करने की है कि एट नाइट क्या होता है, डे और नाइट के अलग अलग बात करते हैं, डे एंड नाइट। डे टाइम में ना नो CO2 रिलीज्ड एज फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब क्योंकि डे टाइम में ना फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस में तो रिक्वायर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना रेस्पिरेशन के बाद, वो उसी को ही यूज कर लेता है दोबारा फोटोसिंथेसिस में। ऑलराइट, नाइट का बात करते हैं। देयर इज मैक्सिमम CO2 रिलीज, क्योंकि देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस नहीं होता रात के टाइम पे। डे के टाइम पे जो मैक्सिमम रिलीज होता है ना, मैक्सिमम O2 रिलीज होता है, और इधर मिनिमम O2 रिलीज होता है, मिनिमम O2 रिलीज। ऑलराइट, तो ये तो बस इतना ही था प्लांट वाले पार्ट में। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स का, ठीक है। अब रेस्पिरेशन एनिमल्स का बात करें तो हम ना सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल वर्सेस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, है ना। ह्यूमंस का कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब टेरेस्ट्रियल वर्सेस एक्वेटिक की बात करें तो ऐसे कर देते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स से होता है इनका गैसेस एक्सचेंज मैक्सिममली। स्पाइरिकल्स वगैरह भी होते हैं कुछ के पास, ठीक है। एक्वेटिक की बात करें तो गिल्स से होता है गैसियस एक्सचेंज। अब गिल्स में क्या होता है, जैसे ये कोई फिश है, ये मेरी फिश है,
इसके ऐसे 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 गिल्स होते हैं, है ना। गिल्स एक तरीके से ना बॉडी का ओपनिंग होता है उनका, वाटर अंदर मूव करता है। अब वाटर में होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिजोल्व है ना। तो अब वो अंदर जाता है, गिल्स के अंदर बहुत सारे इधर ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे जहां एंटर किया तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है इनटू दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। दैट्स हाउ अंदर जाता है उनके ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज ऐसे होता है, और ऐसे ही बाहर चले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब इसकी बात करें तो दे यूज एनवायरमेंटल और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सीधा इनहेल करते हैं। एक्वेटिक की बात करें तो दे यूज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में रहते हैं तो पानी के अंदर का तो ऑक्सीजन यूज कर पाएंगे, है ना। इनका ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर, ब्रीदिंग रेट इज इनका स्लोअर एज कंपेयर टू इनका ब्रीदिंग रेट, इनका ब्रीदिंग रेट इज हायर। अब द रीजन बिहाइंड इज पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इज लोअर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो नेचुरली ज्यादा चाहिए होगा। व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट का मतलब है कि पर मिनट, हर मिनट में कितना इनहेल और एक्सेल हो रहा है, कितना एक मिनट में कितना साइकिल चल रहा है, ब्रीदिंग साइकिल चल रहा है कि मैंने अंदर हवा लिया बाहर हवा दिया, दैट इज ब्रीदिंग रेट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वेरी डिटेल। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का बात करते हैं। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रल, इधर नॉस्ट्रल से हम इनहेल करते हैं एंड एक्सेल करते हैं, राइट। हियर इज द माउथ, है ना, इधर माउथ है। दिस इज द बकल कैविटी, ऑलराइट। दिस इज द नेजल कैविटी। हम पहले मार्किंग्स कर लेते हैं, इसके बाद दी बकल कैविटी एंड दी नेजल कैविटी, सी ये दोनों ट्यूब्स आके फॉर्म हो गई, मिल गई दोनों। सो दिस इज फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद होता है ये एक ढक्कन, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस सेपरेट्स दी ट्रेकिया और विंड पाइप एंड इसोफिगस, इधर इसोफिगस है, इसोफिगस, ऑलराइट। वो पीछे जाता है, इसोफिगस ऐसे पीछे जाता है और विंड पाइप ऐसे जाता है, ठीक है। फिर इधर इज लैरिंग्स और दी वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स है ये, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको, है ना। फिर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया की सी यू कैन सी दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इनका काम क्या होता है कि जब व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट इन दी ट्रेकिया ना, सो ट्रेकिया में जो अगर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, खाली होगा तो वो बंद हो जाएगा अपने आप। तो टू प्रिवेंट दैट कोलैप्सिंग, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये दो, ट्रेकिया का दो पार्ट हो रहा है इसमें। दिस इज दी, इधर कर लेते हैं इसको, दीज आर ब्रोंकस और ब्रोंकाई। ब्रोंकस इज द सिंगुलर, ब्रोंकाई इज द प्लूरल। उसके बाद ये ब्रोंकस डिवाइड होते हैं इनटू मैनी स्मॉलर ट्यूब्स, दोज आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स भी देयर आर प्राइमरी से लेके टर्शियरी तक, मतलब कि एक प्राइमरी ब्रोंक्यूल होगा, दीज आर द प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, इनमें से सेकेंडरी निकलते हैं, फिर उनमें से टर्शियरी निकलते हैं, ऐसे होता है। तो टर्शियरी वालों के एंड पे ना ऐसे बैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग, ठीक है। ये एल्वियोलाई का ढंग से बनाया मैंने इधर। सो एल्वियोलाई का सबसे पहले ये कर लेते हैं, हाँ, दिस इज द डायफ्राम, मार्किंग्स पूरा कर लेते हैं। दिस इज द डायफ्राम
एंड दिस इज द रिब केज। रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रहा हार्ट, हार्ट भी इधर ही होता है। ऐसे ये वाला जो लंग है इधर, लेफ्ट वाला लंग, इस साइड वाला लेफ्ट वाला लंग, लेफ्ट वाला लंग ना थोड़ा ऐसे ऐसा होता है, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है ताकि हार्ट फिट हो जाए। ठीक है, एल्वियोलाई का बात करते हैं। दिस इज द एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक है ये, और दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। नाउ व्हाट हैपेंस इज डिफ्यूजन की वजह से इसमें अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इज, ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, सर ऐसे डिफ्यूजन होता है। अब देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, इसमें आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के पास एक पिगमेंट होता है। आरबीसीज हैव ए पिगमेंट, पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ना इट डिसॉल्व्स अपने अंदर ऑक्सीजन ताकि ब्लड कैन कैरी ऑक्सीजन। अब अगर हम डिफ्यूजन का बात करें कि वी कैन नॉट यूज डिफ्यूजन, क्योंकि देखो डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस, बहुत ज्यादा टाइम लेता है वो होने में, whereas ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज वेरी फंडामेंटल फॉर अस। ठीक है, तो उस वजह से वी नीड समथिंग जिसके अंदर हम उसको डिसॉल्व कर पाए और बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल हो जाए। तो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑलराइट, अब एल्वियोलाई का क्या, ये सी इतने ज्यादा ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकस है, ये क्यों है? द रीजन बिहाइंड दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area for what? Gaseous exchange, gaseous exchange. It is estimated कि सी बॉडी का जो पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो सरफेस एरिया दैट इज कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 1.5 मीटर स्क्वायर का एरिया, whereas अगर हम सारे एल्वियोलाई को सब निकालकर हम उनका एरिया कैलकुलेट करें ना, so that comes out to be 80 meter square. So 80 meter square is fitted inside a 1.5 meter square ka body. So that's why alveolar sac is present. All right. So this was all respiration का. Respiration is very like self-explanatory concept type कि इधर diffusion होता है, so gaseous exchange हो गया, उसके बाद सारे pathways होते हैं। अब next वीडियो में हम बात करेंगे transportation का. All right. So thank you all for watching this video. This was a short one, I know. In the next class, we'll talk about transportation in animals and transportation in plants. For now, bye bye. Thanks for watching. Do leave a like if you like the video. Thank you.